स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ़िज़िक्स पढ़ाया करूँगी और आज हम फ़िज़िक्स के 10 क्लास के चैप्टर नंबर 10 की इंफॉर्मेशन आपको दूंगी कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, बच्चों को कौन कौन सी चीज़ें मुश्किल लगती है, कौन पहले चैप्टर्स में कौन सी चीज़ें होती हैं बच्चों को कौन सी मुश्किल लगती है, कौन सी बच्चे नहीं करते, सब के बारे में आपको आज बताया जाएगा और तफसील से बताया जाएगा। इसके अलावा मैं आज आपको एग्जाम्पल्स करवाऊँगी। चलें फिर अब हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि मैं फ़िज़िक्स के क्लास 10 के बारे में लेक्चर दूंगी। तो फ़िज़िक्स के पहले चैप्टर के बारे में शुरू करते हैं। फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि चैप्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो अगर मैं फ़िज़िक्स के आपको चैप्टर नंबर 1, ये मैं सिर्फ क्या कहते हैं, ये मैं सिर्फ एक चैप्टर का नहीं बता रही कि सिर्फ ये एक चैप्टर में ये चीज़ मिलेगी आपको, ये आपको चीज़ हर चैप्टर में मिलेगी। डेफिनेशंस हर चैप्टर में होती हैं फ़िज़िक्स के, एग्जांपल्स होती हैं हर चैप्टर में, एग्जांपल्स होती हैं। एग्जांपल बेसिक इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि डेफिनेशन जब एक बयान की जाती है तो उसके बीच एक फार्मूला होता है बच्चे को फार्मूला समझाने के लिए, ताकि वो न्यूमेरिकल्स कर पाए, तो इसलिए न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, तो इसलिए छोटी सी एग्जांपल दे दी जाती है जिसमें हमें कुछ चीज़ें गिवन होती हैं और कुछ हमने फाइंड करनी होती हैं। इसके बाद अगर हम आए तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन चैप्टर के लास्ट पर होते हैं, जो करने पड़ते हैं। ठीक है, इसे आप रिव्यू क्वेश्चंस भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो एक है एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स, जिसे प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स हैं जिसे प्रॉब्लम भी कहते हैं आप लोग। तो प्रॉब्लम ये, अब मैं आपको बता दूं कि फ़िज़िक्स के हर चैप्टर में चीज़ डेफिनेशंस आपको हर चैप्टर में मिलेंगी। हर डेफिनेशन के, जिस डेफिनेशन के अंदर आपको फॉर्मूला मिलेगा उस डेफिनेशन के अंदर आपको एग्जांपल भी मिलेगी। उसके बाद एग्जांपल एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। पहले तो आपको बता दूं कि स्मार्ट सिलेबस 2020 में एक स्मार्ट सिलेबस आया है, जिसमें शॉर्ट कर दिया गया है। स्मार्ट सिलेबस आया जिसमें शॉर्ट करके बता दिया गया है। तो पहले तो मैं आपको शॉर्ट जो है सिलेबस उसके बारे में बता दूँ। न्यूमेरिकल्स आपको मैं निशान लगा देती हूँ, आप निशान लगा लें या फिर लिख लें, मैं आपको बताती हूँ। चैप्टर नंबर 1 की बात हो रही है फ़िज़िक्स के। न्यूमेरिकल्स सिर्फ जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में है वो आपको करवा दूँगी मैं। तो वो है 10.1, 10.2, 10.3 एंड 10.4। ये सिर्फ फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हैं जो स्मार्ट सिलेबस में है। हमें सिर्फ ये करने हैं। 2020 में ये स्मार्ट सिलेबस आया है, ये निशान लगा लें आप या लिख लें। इसके अलावा जो बाकी न्यूमेरिकल्स हैं वो दूसरे बच्चों के लिए फिर मैं कर दूँगी, इसी साल में मैं वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगी। सिर्फ ये स्मार्ट सिलेबस के न्यूमेरिकल्स हैं। तो और आपको अगर एग्जांपल्स के बारे में बता दिया जाए तो हर इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन में एग्जांपल्स हैं 10.1 एंड 10.2। बेसिक्स इस चैप्टर में 2 ही एग्जांपल्स हैं और दोनों की दोनों एग्जांपल्स हमें उन्होंने स्मार्ट सिलेबस में दे दिया कि आपने ये करनी है। तो अब मैं आपको पहले तो अब चैप्टर के बारे में मैं आपको बताऊं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन उन्होंने चैप्टर दिया गया है। ठीक है, हमें इसमें हम पहले करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10.1। ठीक है, 10.1 एग्जाम्पल करेंगे, उसके अलावा 10.1 एग्जाम्पल्स करेंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल पढ़ूंगी, उसमें आपको मैं बताऊंगी क्या चीज़ उन्होंने फाइंड हमें क्या है, क्या चीज़ उन्होंने हमें क्या है कि गिवन करनी है आप लोगों ने। तो गिवन है हमें और क्या चीज़ फाइंड करनी है। तो मैं पढ़ती हूँ। फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1.0 एम लॉन्ग एट द लोकेशन वेयर जी इज इक्वल टू 10.0 ms-2। ठीक है, आपको ये पढ़ के ही पता लग जाएगा कि आपको ये पढ़ के ही समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ हमें फाइंड करनी है और क्या चीज़ हमें गिवन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, फाइंड हमने करना है, तो लिखा गया फाइंड द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है, टाइम हमने फाइंड करना है। ठीक है, टाइम जो है, टाइम है हमने फाइंड करना है। ठीक है, उसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1.0 एम लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब है हमें लेंथ दी गई है। ठीक है, लेंथ हमें दी गई है 1.0 एम।
मीटर, लेंथ मीटर में होती है, इसका लेंथ का यूनिट मीटर होता है, ठीक है। उसके अलावा हमें ग्रेविटी जी की वैल्यू दे दी गई है। अच्छा, ये जो जी की वैल्यू है ये वैल्यू हमें खुद याद करनी पड़ती है। अक्सर इस तरह होता है कि न्यूमेरिकल्स में और एग्जाम्पल्स में ग्रेविटी की वैल्यू नहीं दी गई होती, क्योंकि हमें ये खुद याद करना पड़ती है, तो वो ग्रेविटी की हमें वैल्यू नहीं देते, तो हमें ये वैल्यू है कांस्टेंट है, तो हमें ये खुद याद करनी पड़ेगी ग्रेविटी की। इसके बाद इसमें फॉर्मूला जो यूजिंग फॉर्मूला है वो मैं आपको बताती हूँ कौन सा है। फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 अल्फा L डिवाइडेड बाय G, ठीक है। आपने इसमें सिंपल वैल्यू पुट करनी है। अब आप सोच रहे हैं कि डी हमने फाइंड करना है, जो फाइंड करनी होती है वो इज इक्वल के उस तरफ होती है, मसलन लेफ़्ट की तरफ होती है, ठीक है। अब हमने अल्फ़ा की, आप सोच रहे हैं कि वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फ़ा की वैल्यू नहीं है। आपको एक बात बता दूं कि अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो भी हमें कांस्टेंट ही होती है। हमें जी की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है वो हमें याद करनी पड़ती है। 3.14 ये अल्फ़ा की वैल्यू है, ये आप नोट कर लें या याद कर लें। आपको हर क्वेश्चन में, हर न्यूमेरिकल में अल्फ़ा और जी की वैल्यू नहीं देते। हाँ, अक्सर हो जाता है कि दे देते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल नंबर 1 है तो इसलिए उन्होंने दे दिया, वैसे वो नहीं देते। अब न्यूमेरिकल्स में आपको जब सिखाऊंगी तो आपको दिखाया जाएगा कि उन्होंने जी की वैल्यू नहीं दी हुई, तो अल्फ़ा की इधर भी नहीं दी हुई, तो आपने ये याद करनी है, ठीक है। 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पर कुछ नहीं होता आपको पता है मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू उन्होंने पूछी गई है, तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं 3.14 अंडर रूट एल मतलब लेंथ, जो मैंने आपको ऊपर बताई है, लेंथ है 1.0 मीटर, 1.0, ठीक है। जी ग्रेविटी है, ग्रेविटी भी मैंने आपको बता दिया है, कांस्टेंट होती है वैल्यू, आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है, हमने ये तैयार कर लिया। अब हमने इसे सिर्फ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपको मैं कैलकुलेटर पर पुट करके भी बता देती हूँ कि किस तरह करनी है। आपने पहले लिखना है ये अंडर रूट वाली, पहले हम हल करते हैं, ठीक है। आपने लिखना है 1.0 डिवाइडेड बाय 10.0, ठीक है। आपने इतना लिख लिया, सिर्फ मैंने ये वैल्यू लिखी है, ठीक है। इसको किया, आंसर आ गया 0.1। अब अंडर रूट आप ये देख रहे हैं, ये होता है अंडर रूट, ठीक है। ये अंडर रूट है, आपने इसको पुश करना है और ये देखें आ गया, ठीक है। अब आपने 2 मल्टीप्लाई 3.14 को इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है। ये कैलकुलेटर इस्तेमाल करने का तरीका है। इस तरीके से आप लोगों का देखें, मैं अब 2 मल्टीप्लाई 3.14, ठीक है। आंसर आ गया हमारे पास 1.98। ये कैलकुलेटर इस्तेमाल करने का तरीका होता है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंडर रूट डाल देते हैं और फिर ये डाल देते हैं, गलत जवाब आ जाता है। पर पेपर्स में बैठे तो बच्चे को ये पता ही नहीं लग रहा होता कि मेरा जवाब गलत आया या सही आया, उसने तो बस लिख कर आना होता है, ठीक है। तो आप लोगों को कैलकुलेटर इस्तेमाल करने के बारे में भी मैं बताऊंगी। कुछ बच्चों को कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करना आता होता, तो मैंने आप लोगों को जवाब निकाला है। तो हम लोग लिखेंगे टी की वैल्यू है 1.98 है। और जो होता है ना टाइम होता है, जो टाइम का यूनिट होता है। अच्छा बच्चों को यूनिट, आप लोग क्या करें, यूनिट याद करने पड़ते हैं, टाइम का यूनिट याद करना पड़ता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी, आगे जाके आपको एक फ्रीक्वेंसी वाला आएगा कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो उसके बारे में भी आपको उसका यूनिट याद करना पड़ेगा, जो आंसर में उसके साथ लिख रहे हैं। टाइम का यूनिट जो होता है वो सेकंड होता है, ठीक है। तो आपने एस मतलब सेकंड, ठीक है। ये हमारा आंसर, ठीक है। अब हम इसके साथ चलते हैं 10.2। जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स जो हैं, हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल्स फर्स्ट 10 चैप्टर में 10.1 और 10.2 है, तो हम अब 10.2 करेंगे, ठीक है। 10.1 तो है पेज नंबर 6 पर, तो अब मैं आपको 10.2 करवाने जा रही हूँ। 10.2 है पेज नंबर 12 पर, ठीक है। 10.2 पेज नंबर 12 पर है, ठीक है। आप लोग सुने और आप लोगों ने ये है, ठीक है, आप लोगों ने सुनना है और आप लोगों ने क्या कहते हैं, इसमें खुद फाइंड करना है कि क्या चीज़ फाइंड करनी है और क्या चीज़ हमें गिवन है। गौर से सुनना है। अ वेव मूव ऑन अ स्लंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज एंड वेव लेंथ ऑफ 0.4 m,
ठीक है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव, स्पीड मतलब हमें स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड को वी से वी इसको कहते हैं स्पीड को, ठीक है। तो हम गिवन डाटा पहले लिखते हैं। सबसे पहला काम हमारा जो है वो गिवन डाटा है। अगर हम गिवन डाटा नहीं लिखते स्टूडेंट्स तो हमारे पेपर में 2 मार्क्स 2 नंबर जो होते हैं वो हमारे कट कर लिए जाते हैं। गिवन डाटा के भी मार्क्स होते हैं और अंदर जो हम उसकी बॉडी तैयार करते हैं उसके भी मार्क्स होते हैं फॉर्मूला लगा के, और लास्ट पर जो हमारा आंसर होता है उसके भी मार्क्स होते हैं। और एक आपको मैं ये बात बताऊं कि ये जो हमने 10.1 में आंसर निकाला है, अगर हम इसकी क्या कहते हैं ये गिवन डाटा नहीं लिखेंगे, ये जो हमारे पास गिवन डाटा है, अगर हम ये गिवन डाटा नहीं लिखेंगे ना, ये जो हमने टाइम फाइंड किया है, लेंथ है हमारे पास, अगर हम ये गिवन डाटा नहीं लिखेंगे इसके भी हमारे नंबर कटेंगे। अगर हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे इसके भी नंबर कटेंगे। और एक आपको बात बताऊं, अगर आप आंसर लिख आते हैं पेपर में और आप आंसर के साथ उसका यूनिट लिखना भूल जाते हैं तो स्टूडेंट्स इसके नंबर भी कटते हैं। 0.1 नंबर आपके कट हो जाते हैं, ठीक है। एग्जामिनर कट कर देता है, ठीक है। अब मैं आपको गिवन डाटा हम कर रहे थे 10.2 का, ठीक है। तो इसमें हमें दिया गया पहले तो क्या, अ वेव मूव ऑन अ स्लंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज, मतलब कि हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, एफ हमें दिया गया 4 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है, ठीक है। उसके बाद हमें वेव लेंथ दी गई है, वेव लेंथ दी गई। अच्छा बच्चों, वेव लेंथ किससे डिनोटेड करती है, वेव लेंथ को असल में हम लैम्डा कहते हैं, ठीक है। वेव लेंथ को असल में हम लैम्डा कहते हैं, जो इस तरह करके लिखा जाता है, ठीक है। ये लैम्डा होता है, ठीक है। ये कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता लग रहा होता, लैम्डा असल में वेवलेंथ को ही कहते हैं। तो 0.4 मीटर, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, स्पीड जो है हमने v जो है फाइंड करनी है, ठीक है। स्पीड को v कहते हैं। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है v = f लैम्डा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं सिंपल, v हमने फाइंड करना है तो v हम लेफ्ट साइड पे ही रहने देंगे, इसे रीअरेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपको रीअरेंज करने के बारे में भी मैं न्यूमेरिकल्स में बताऊंगी। रीअरेंज करने का मतलब ये होता है, फ़र्ज़ करें अगर हमें बता दिया जाता कि f आपने फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, v और लैम्डा दे दिया जाता, तो इधर f मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, मतलब उसे रीअरेंज कर लेते। फार्मूला यही लगना था, लेकिन इधर ये यूज़ नहीं हो रहा, इधर v ही फाइंड करना है तो हम ये इसी तरीके से रहने देंगे, ठीक है। तो अब हम पुट करते हैं वैल्यू, हमें v फाइंड करना है, f है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई लैम्डा है हमारे पास 0.4, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ। सिंपल आपने कैलकुलेटर ऑन करना है, 4 मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 0.4, आंसर आ गया 1.6, ठीक है। अब ये जो स्पीड है ना स्टूडेंट्स, जो इसका यूनिट होता है ms-1, ठीक है। स्पीड है जो इसका यूनिट होता है ms-1, तो ये है हमारा आंसर, ये है हमारा आंसर। पहले तो आपको अगर न्यूमेरिकल्स करने हैं तो न्यूमेरिकल्स में भी हमें यही चीज़ दी जाती है कि पहले गिवन डाटा लिखते हैं, जो चीज़ हमें गिवन होती है वो हम लिख देते हैं, उसके बाद हम जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको न्यूमेरिकल्स करने का तरीका नहीं आता, तो वो प्रॉपर कल का लेक्चर जब मैं आपको दूंगी तो उसमें मैं आपको प्रॉपर न्यूमेरिकल्स करने का तरीका बताऊंगी, किस तरीके से गिवन डाटा लिखते हैं, किस तरीके से फाइंड और किस तरीके से फॉर्मूला लिखते हैं, वो आपको प्रॉपर बताया जाएगा कल के लेक्चर में। तो आप ये वाला लेक्चर पूरा सुनेंगे तो उम्मीद है कि आपको चैप्टर के बारे में समझ आ चुकी होगी, स्मार्ट सिलेबस के बारे में समझ आ चुकी होगी। तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ तो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, अब जो मैं वीडियो डालूँ आप वो पूरी सुन सकें। तो कल का लेक्चर हमारा न्यूमेरिकल्स के बारे में होगा, उसमें मैं आपको पूरी तफसील से बता दूँगी। थैंक यू।